नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PN डिस्टेंस एजुकेशन में। मेरा नाम है विशाल। मैं आपके लिए जीएस के क्वेश्चन कुछ बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न, डीएनए का आनुवंशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया था? ये वैज्ञानिक थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्होंने 1965 में डीएनए का आनुवंशिक कोड को ज्ञात किया था। इसका सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने दिया था। और जो हमारा आनुवंशिक कोड होता है AUGC होता है, जिसे हम इसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है और ये कामालेस होता है, जिसके कारण हम अलग अलग भागों में इसे लिखते हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस का प्रभाव का क्या मतलब होता है? ये हमारा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में? जोसेफ कुरियन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, अगर यह पृथ्वी पर मौजूद नहीं होता तो यहाँ -18 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, जिसके कारण यहाँ के जानवरों को सर्वाइव कर पाना मुश्किल होता। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, जलवाष्प इत्यादि के मिश्रण होने के कारण इसका टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेल्सियस वर्तमान में बना हुआ है, जिसके कारण से यहाँ पे जो भी जीवन व्यतीत करते हैं लोग, पेड़ पौधे, इन सब को रह पाना आसान हो गया है। अगर ऐसा माइनस में टेम्परेचर होता तो हमें रहना आसान नहीं होता यहाँ पे। जैसे कि चंद्रमा पे -180 से -200 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, जिसके कारण वहाँ पे कोई भी चीज़ें जम जाती है। उसी तरह से यहाँ भी हो जाता है, लेकिन चलिए हमारे लिए अच्छा है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? ये हमारा है चार्ल्स डार्विन, जिनका जन्म 1809 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1882 में हुई थी। ये बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। 21 वर्ष की आयु में इन्हें ब्रिटिश सरकार ने HMS बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज में इन्हें जगह दिया था और ये विश्व भ्रमण पर निकल गए थे। और वहाँ से लौटने के बाद ये जियोलॉजिकल के क्षेत्र में बहुत किताबें इन्होंने लिखी थी। उसके बाद ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लिए इन्होंने 1858 में इन्होंने अध्ययन किया। ठीक, ये इसके एक वर्ष बाद इन्होंने 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक का इन्होंने रचना किया। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न, आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं? ये हमारा एंजाइम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम उपस्थित होता है हमारे आंसुओं में। जो बच्चे रोते हैं या बड़े लोग रोते हैं, उनके आंसुओं में क्या होता है, नमक और पानी का मिश्रण होता है, जिसके कारण हमारी आंखें ड्राई होने से बची रहती हैं। अगर ड्राई हमारी आंखें हो जाती हैं तो आंखों में क्या होता है, दर्द होने लगता है। और उसमें इसके मिश्रण होने के कारण ही जब आंसू हमारे आंखों से बाहर निकलते हैं या बाहर ही हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जो भी मिट्टी के छोटे छोटे कण रहते हैं सब फिल्टर होकर साइड से बाहर निकल जाते हैं। और अश्रु नलिकाओं से आंसू जब बाहर निकालते हैं तो इसमें नमक और पानी का मिश्रित, जिसका स्वाद क्या होता है, नमकीन होता है। आप लोग बचपन में चाख करके देखे होंगे। बाय द वे चलते हैं अगले प्रश्न पे। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? ये थे W जोहानसेन। इन्होंने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। जीन हमारा जो होता है पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ट्रांसफ़र होता है हेरिडेटरी मटेरियल के कारण। इसमें डीएनए के छोटे छोटे सेल होते हैं जो क्रोमोसोम के माध्यमों से उसके बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं। उसके बाद इसके बाद आगे वाले कुछ प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। आइए आगे के प्रश्नों पे एक पर नज़र डाल लेते हैं। यह हमारा है नंबर 51, रेशम की कीट में रेशम के कीट अपने भोजन के लिए किस पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करते हैं? ये हमारा है मालबेरी, शहतूत।
जिस पे ये कीड़े होते हैं और उसकी पत्तियों को खाकर उस पे अपना उसके पेड़ के तने पे अपना लार्वा सिक्रेट करते हैं, जिसके कारण उस पर रेशम का लार्वा को इकट्ठा करके उससे रेशम बनाने का कार्य किया जाता है। और भारत में बॉम्बिक्स मोरी नामक कीड़े का पालन किया जाता है। भारत में 1943 में केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। इसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये थे कार्ल फ्रिश। 1773 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न। न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है? ये है हमारा तंत्रिका तंत्र, जिसे हम नर्वस सिस्टम के नामों से जानते हैं। और इसका आकार कुछ इस प्रकार से होता है। जो हमें चोट लगने पर या शरीर में कुछ भी क्रिया होने पर तुरंत दिमाग तक सूचनाओं को करंट की तरह पहुंचा देती है। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसने दिया था? ये हमारा थे वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक ने, जिन्होंने डीएनए का द्विकुंडलीय संरचना दिया था, जो इस प्रकार से संरचनाएं होती हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न। टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल किस वैज्ञानिक का रासायनिक नाम है? ये जो टोकोफेरॉल है ये विटामिन ई जो रेड ब्लड सेल बनने में निर्माण करता है, और रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, और जो हीमोग्लोबिन होता है वह फेफड़ों से ऑक्सीजन ले करके शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है, जिससे हमारा शरीर का टेम्परेचर न्यूनतम बना रहता है। इसके बाद कुछ आगे के प्रश्नों पर एक बार नज़र डाल देते हैं। फिर यह हमारा प्रश्न है 56। कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाले अंग तंत्र। कोलाइटिस रोग में हमारी जो है छोटी आंत, बड़ी आंत ये प्रभावित होती हैं, जिसके कारण उल्टी आना, दस्त आना, जिसके कारण क्या होता है कि आंतों में सूजन हो जाता है इस कोलाइटिस नामक बीमारी से, और उससे व्यक्ति की हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को तुरंत चिकित्सक सलाह लेना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न। पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? ये हमारी हृदय की गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है। कभी कभी क्या होता है किसी लोगों का हृदय की गति असामान्य हो जाती है या उसमें रुकावटें आने लगती हैं, जिसमें आर्टिफिशियल हृदय के तौर पर इसको लगाया जाता है, पेसमेकर को। उसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न को। हृदय संबंधित असामान्यताओं को पता लगाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसे हम ईसीजी के नामों से जानते हैं। अगर हम चिकित्सकों के पास जाते हैं अपना हृदय की गति को नपवाने के लिए, तो वे इस प्रकार के कुछ ग्राफ से बने हुए मशीनों में लगा कर चेक करते हैं। इसमें PQRST वेव प्रदर्शित होता है, और डॉक्टर एंथोवेन ने नामक वैज्ञानिक ने 1903 में इसका खोज किया था, जिन्हें 1924 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। उसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पे। नमक का भारी मात्रा में इस्तेमाल करने के बावजूद किस जानवर को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? ये हमारे हैं ऊँट भैया। ये रेगिस्तान के जहाज कहलाते हैं, जिनका शरीर का जो टेम्परेचर रहता है दिन में 34 से 47 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है जिनका शरीर का, और इससे अधिक टेम्परेचर होने के बावजूद भी ये क्या करते हैं, इनका जो पसीना होता है उसको ये रोक लेते हैं, और जब शरीर से जाहिर सी बात है अगर पसीना नहीं आएगा तो इनको उच्च रक्तचाप नहीं होगा। हमारे ऊँट भैया बहुत चालाक भी है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न में। अंगुली के नाखून में मौजूद प्रोटीन का नाम। ये हमारा प्रोटीन है कैरोटीन, और ये जानवरों के सींग में भी उपस्थिति होता है,
इसके बाद कुछ आगे के प्रश्नों को एक बार और नज़र डाल लेते हैं। आइए जान लेते हैं आगे के कुछ बाकी प्रश्नों को। ये हमारा प्रश्न है 61 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन है? ये हमारी पेशी है ग्लूटियस मैक्सिस, जो हिप बोन के ऊपर प्रेजेंट होती है। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन है? ये हमारा है स्टिपेडियस, जो कि गर्दनों में हमारा प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर 12 DL से 16 DL होता है और इसको नापने के लिए हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है और जो इसका स्केल बना रहता है उस पर DL लिखा होता है और इस DL का तात्पर्य इससे है जिसे नापा जाता है एक स्वस्थ व्यक्ति में कम से कम 15 या 16 DL उपस्थित ही होना चाहिए हीमोग्लोबिन को। उसके बाद आता है हमारा 64 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियों की संख्या होती है? मानव शरीर में टोटल 639 मांसपेशियों की उपस्थित होती हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न, रक्त परिसंचरण तंत्र किस में नहीं होता? यह हमारे हैं हाइड्रा जी। हाइड्रा जी जो है जल में निवास करते हैं और ये संघ निडेरिया में पाए जाते हैं, जिनका शरीर का आकार कुछ इस प्रकार से होता है, जो एक मैच्योर कंडीशन होने के बावजूद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके बिखर जाते हैं और इनका शरीर का टूटा हुआ जो भाग होता है वो बाद में चल करके डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था हमारा आज का आखिरी वीडियो जीएस से रिलेटेड। अगर इससे जुड़े हुए और सवालों को आपको अगर आवश्यकता पड़ी होगी तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद हम एक और नए वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे रेशे और जूट से रिलेटेड प्रश्नों को। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।